Hello guys and welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video I'm going to talk about the posture biomechanics, okay, and this is my second lecture on posture. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स वगैरह देखा था और इरेक्ट बाइपेडल स्टांस और क्वाड्रुपेडल पोस्चर वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है सॉरी, वो था हमारा मेजर गोल्स एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। ओके, और इसमें दो चीजें आती हैं, दूसरा है आपका मसल सिनर्जीज और पहला है आपका एब्सेंस या फिर ऑल्टर्ड इनपुट और आउटपुट। तो ऑल्टर्ड इनपुट और आउटपुट को हम लोग इस वीडियो में और साथ ही साथ जो पोस्चरल कंट्रोल है उसका जो एक एलिमेंट है, यानी कि पोस्चरल कंट्रोल में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और उसका गोल क्या है आखिरकार, वो हम लोग समझेंगे। तो डिटेल में बात करेंगे एक ही चीजें। जितना भी रेफरेंसेस है इस वीडियो में वो सारे का सारा आपका सिंथियन ऑर्गन से लिया गया है। ठीक है, चलिए नाउ द गोल ऑफ द पोस्चरल कंट्रोल इन स्टैंडिंग पोजिशन आर टू कंट्रोल बॉडीज ओरिएंटेशन इन स्पेस। ओके, तो क्या है कि हम लोग जब भी स्टैंडिंग पोजीशन में जब हम लोग रहते हैं तो उस वक्त हमारा पोस्चरल कंट्रोल का एक ही गोल है कि स्पेस में जो हमारा बॉडी का ओरिएंटेशन है वो कंट्रोल में रहे, साथ ही साथ बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस ऑफ सपोर्ट के ऊपर रहे। अब ये दोनों चीजें डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी मैंने। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था और अगर आप लोग पिछले वीडियो देख लें तो बहुत अच्छा। और पिछले वीडियो में मैंने एक और चीज बोला था कि सेंटर ऑफ मास और बेस ऑफ सपोर्ट ये सब जितने भी छोटे छोटे टर्म्स हैं वो उनको मैंने इक्विलिब्रियम वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट। तो आप लोग उन दोनों वीडियोस को जाकर के देख लो। ठीक है, तो क्या है हमारा गोल? तो गोल ऑफ द पोस्चरल कंट्रोल इन स्टैंडिंग पोजीशन इज टू कंट्रोल द बॉडीज ओरिएंटेशन इन स्पेस, ओके, एंड मेंटेन द बॉडीज सेंटर ऑफ मास ओवर द बेस ऑफ सपोर्ट एंड टू स्टेबलाइज द हेड सो दैट द आई गेज इज अप्रोप्रिएटली ओरिएंटेड। ठीक है, तो तीन हमारा गोल है स्टैंडिंग पोजीशन में। एक, बॉडी का कंट्रोल हो, मतलब बॉडी का ओरिएंटेशन जो है वो सही रहे स्पेस में, साथ ही साथ दूसरा है हमारा कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के जो बेस ऑफ सपोर्ट है उसके अंदर रहे, और साथ ही साथ जो हमारा हेड है वो स्टेबलाइज होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारा आई का जो गेज है वो भी एक प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी कि पोस्चरल कंट्रोल का एलिमेंट कौन कौन सा आता है, तो पहला तो है हमारा सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लेज अ ह्यूज रोल इन मेंटेनिंग द पोस्चर और द पोस्चरल कंट्रोल, राइट। दूसरा है हमारा विजुअल सिस्टम, तीसरा है हमारा वेस्टिब्यूलर सिस्टम, और चौथा है मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, और पांचवा है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रिसेप्टर्स। ठीक है, अब वो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका सबसे बड़ा रिसेप्टर है आपका प्रोप्रायो रिसेप्टर। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इट इज लोकेटेड इन एंड अराउंड द जॉइंट। ओके, यानी कि जॉइंट कैप्सूल में, टेंडन में, लिगामेंट में, इन सारी जगहों पे रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ जो फुट होता है उसके जो सोल होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग तलवा बोलते हैं, वहां पे भी आपके कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सारे रिसेप्टर्स का काम क्या है? तो स्टिमुलस को ये ग्रास्प करता है और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचाएगा, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड करेगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, और फिर वो आप जो भी मूवमेंट करेंगे पोस्चर को बैलेंस में लाने के लिए वो आप करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं रास्ते में, अचानक से एक पत्थर पे आपका पांव लग गया, तो जैसे ही आपका पत्थर पे पांव लगेगा तो क्या होगा? आपको बॉडी आगे की तरफ झुकेगा, राइट, गिरेगा बॉडी। तो उस वक्त जैसे ही क्या होगा कि रिसेप्टर्स को पहले तो एक स्टिमुलस जाएगा कि भाई सामने एक पत्थर है या कुछ भी चीज है, राइट, और उसका पूरा इंपल्स कहाँ गया? तो सीएनएस पे गया। अब चूंकि आपका बॉडी आगे झुक रहा है तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को वो क्या आदेश करेगा कि भाई तुम अपने बॉडी को नॉर्मल करो, यानी कि स्टेबलाइज करो, यानी कि तुम अब पीछे झुको, वरना आगे अगर झुकोगे तो तुम गिर जाओगे, देन यू विल stabilize your body. So this is how it all works, right? Okay. Now the central nervous system must be able to detect and predict instability and must be able to respond to maintain the equilibrium of the body. Just like what I have said right now. ठीक है, वही एग्जांपल कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेक्ट करना चाहिए, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि पोस्चर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगा, राइट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट एंड प्रिडिक्ट इंस्टेबिलिटी, प्रिडिक्ट भी उसको करना चाहिए। अब प्रिडिक्ट आपके किस बेसिस पे होगा? तो प्रिडिक्ट आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, राइट। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट एंड डिटेक्ट इंस्टेबिलिटी एंड मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, और उसी के हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना भी आना चाहिए ताकि बॉडी का जो एक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो सके। अब देखो, अभी जस्ट मैंने बोला इक्विलिब्रियम के बारे में, मैंने बहुत डिटेल में बात किया हुआ है ऑलरेडी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज इग्नोर मत करना। आप लोग एक्सरसाइज थेरेपी वाले प्लेलिस्ट में जाओ, लिंक भी मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप पढ़ लो।
और इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने सब कुछ ही समझा दिया है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं छोड़ा है मैंने उसमें, ठीक है। यानी कि लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसका बॉडी से क्या रिलेशन है, फिजियोथेरेपी में इसको क्यों पढ़ते हैं, सारी चीजों के बारे में मैंने इक्विलिब्रियम में समझाया हुआ है, राइट। चलिए अगला है पॉइंट हमारा कि जॉइंट इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ओके। So joint in musculoskeletal system must have range of motion that is adequate for responding to specific task। अब क्या है, आप आगे गिर रहे हो, ठीक है, तो आपका बॉडी क्या बोलेगा कि सावधान हो जाओ, अब ट्रंक जो है वो पीछे अपने आप को बैलेंस करो। तो ट्रंक में उतना रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए ना, तभी तो पूरा नॉर्मल पोजीशन में आएगा। अब मान लो कि उतना रेंज ऑफ मोशन है ही नहीं आपके ट्रंक का, तो क्या होगा कि आप रिस्पॉन्ड तो करोगे, ठीक है, बट चूंकि आपका रेंज ऑफ मोशन एडिक्वेट नहीं है, इस कारण से क्या होगा कि आपका जो पोस्चर है वो abnormal हो जाएगा, ठीक है। सो द musculoskeletal system must have the range of motion that is adequate for responding to specific task and muscles must be able to respond with appropriate speed and forces। तो देख रहे हो एक एक चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, सीएनएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीएनएस भी हो गया, दूसरा इक्विलिब्रियम भी हो गया, ठीक है, तीसरा जॉइंट इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी हो गया, चौथा हमारा मसल्स जो है वो भी उतना ही एक नॉर्मल वे में उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए विद अप्रोप्रिएट स्पीड एंड फोर्स, क्योंकि अगर वो अप्रोप्रिएट स्पीड नहीं होगा या फोर्स नहीं होगा तो बॉडी गिर जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें एक सब टॉपिक आता है, पहला तो है हमारा एब्सेंट या फिर ऑल्टर्ड इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सीएनएस। मान लो कि सीएनएस में इनपुट गया ही नहीं और सीएनएस से आउटपुट हुआ ही नहीं, तो उसमें दो केस हो सकता है, या तो वो ऑल्टर हो गया है या तो फिर वो एब्सेंट हो गया है, ठीक है। दोनों ही केस में एक चीजें कॉमन है कि आपका पोस्चरल कंट्रोल तो आपका लॉस्ट होगा ही होगा, राइट। चलो पॉइंट वाइज करके समझते हैं। व्हेन इनपुट आर ऑल्टर्ड और एब्सेंट, कंट्रोल सिस्टम मस्ट रिस्पॉन्ड टू इनकम्प्लीट डेटा which will alter the posture and will produce instability। तो क्या होगा कि जब भी इनपुट ऑल्टर्ड होगा या एब्सेंट होगा तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, इनकम्प्लीट डेटा पे ही रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके कारण पोस्चर में ऑल्टरेशन आ जाएंगी और जिसके कारण इंस्टेबिलिटी आपका हो जाएगा, राइट। चलो रीजन फॉर ऑल्टरेशन और एब्सेंस ऑफ इनपुट, अब इसके पीछे का कारण क्या क्या है, तो बहुत सारा कारण है, एक एक करके सारे कारण को हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारा एब्सेंस ऑफ नॉर्मल gravitational force in weightless condition during space flight और decreased sensation in lower extremity। क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि लोअर एक्सट्रीमिटी में आपका सेंसेशन डिक्रीज्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इनपुट वो सही से नहीं आएगा, बिकॉज रिसेप्टर्स को जो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, जो स्टिमुलस मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं, राइट। तो रिस्पॉन्ड कहां से होगा, तो इनपुट ही अब बेकार हो गया। तो पहला कौन सा एग्जांपल है, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेटलेस कंडीशन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट और डिक्रीज्ड सेंसेशन इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, व्हेन पर्सन अटेम्प्ट्स टू अटेन एंड मेंटेन इरेक्ट स्टैंडिंग व्हेन अ फुट हैज फॉलन asleep। ठीक है, क्या होता है कि कई बार आप बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहो, या हिंदी में एक योगा का एक पोज होता है जिसको हम लोग कहते हैं वज्रासन, राइट। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली हील सिटिंग उसको आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जब भी ज्यादा देर तक अगर आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपका घुटना के पास तो पेन होता है, भारी भारी लगता है, बट साथ ही साथ क्या होगा ना, जब आप बहुत ज्यादा देर तक बैठेंगे तो सोल में ना एक झंझनाहट जैसा होता है, जो आप पूरा जब आप घुटने को खोलेंगे तो फिर भी कुछ देर तक 5 मिनट तक ऐसा झंझनाहट जैसा लगता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं फुट हैज फॉलन asleep। ठीक है, ज्यादा देर तक कुर्सी पे बैठने से, ज्यादा देर तक खड़ा रहने से ये सारी चीजें होती हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं हम लोग, फुट हैज फॉलन asleep। अब क्या हो रहा है कि वैसा अगर कुछ सीन हो गया है, ठीक है, तो अब उस वक्त अगर कोई पर्सन है वो खड़ा होना चाहे या इरेक्ट स्टैंडिंग वाला पोजीशन को अज्यूम करना चाहे, तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी वहां का सेंसेशन वहां पे रिड्यूस हो गया है, तो पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि इनपुट तो आया ही नहीं, क्योंकि सेंसेशन ऑलरेडी रिड्यूस्ड था, राइट। सो व्हेन पर्सन अटेम्प्ट्स टू अटेन एंड मेंटेन इरेक्ट स्टैंडिंग व्हेन अ फुट हैज फॉलन asleep may result in fall। Okay, so it may result in fall because input regarding the position of ankle and foot as well as information from the contact of asleep foot with supporting surface is missing। तो आपके पाँव को तो पता ही नहीं चलेगा ना कि वो जमीन पर रखाया है कि नहीं रखाया है, क्योंकि वहां का तो सेंसेशन ऑलरेडी लॉस्ट है कुछ देर के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ asleep foot will be missing, और साथ ही साथ
एंकल और फुट का पोजीशन के बारे में भी ब्रेन को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंपल्स वहां तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि रिसेप्टर को इंपल्स जो है वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, स्टिमुलस मिलेगा ही नहीं। ये तो हुआ दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? आफ्टर इंजुरी, किसी भी तरह का इंजुरी हुआ सच एज एंकल स्प्रेन, ठीक है, which leads to disturbance in the kinesthetic sense, causing poor balance और loss of stability। तो जब भी किसी भी तरह का इंजुरी होता है, जैसे कि मान लीजिए एंकल स्प्रेन हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है कि काइनेस्थेटिक सेंस में डिस्टर्बेंस आ गई। काइनेस्थेटिक सेंस क्या है? तो काइनेस्थेटिक सेंस बेसिकली एक पोजिशनल सेंस है, जैसे कि आपके बॉडी को पता है, आप जब भी कहीं चलते हो तो यू नो वेयर टू पुट योर लेग, ठीक है। अगर आप आंख बंद करते हो फिर भी अगर आप अपना हाथ उठाते हो तो आपको पता है कि मेरा हाथ कहाँ पे है, ठीक है। इसको हम लोग कह देते हैं काइनेस्थेटिक सेंस, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लेते हैं कि एंकल में स्प्रेन हो गया, तो उस कारण से काइनेस्थेटिक सेंस हमारा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो काइनेस्थेटिक सेंस जैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके बॉडी को, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंपल्स मिलेगा ही नहीं, और जैसे ही इंपल्स नहीं मिलेगा तो बैलेंस जो है वो हमारा बिगड़ जाएगा, और बैलेंस जैसे ही बिगड़ेगा तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरा आता है रीजन फॉर ऑल्टरेशन और एब्सेंस ऑफ आउटपुट। तो हम लोगों ने इनपुट के बारे में तो देख लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्स पहुंच ही नहीं रहा। अब इसका क्या कारण है कि इंपल्स तो पहुंच रहा है लेकिन आउटपुट नहीं हो पा रहा है, यानी कि इंपल्स वहां से आ नहीं रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग समझते हैं, सो इनएबिलिटी ऑफ मसल टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस। तो क्या होगा कि मसल अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंपल्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ ही नहीं रहा है, आइदर इट बी आपका स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन, ठीक है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है इन सेडेंट्री एल्डरली पर्सन, ठीक है। यानी कि सेडेंट्री लाइफ मतलब कि एक ऐसा समझ लीजिए लेजी वाला लाइफ, और मतलब बाहर का खाना है, ये सारी चीजें, एक्सरसाइज नहीं करना है, एक कंफर्ट जोन वाला जो एक लाइफ होता है उसको हम लोग कह देते हैं सेडेंट्री लाइफ, ठीक है। और एल्डरली पर्सन मतलब कि बड़े लोग, ठीक है। तो इन सेडेंट्री एल्डरली पर्सन मसल गोज इनटू डिसयूज एट्रोफी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, किसी भी एक मसल का एक काम है, आप अपना फिंगर का बार बार फ्लेक्शन नहीं करेंगे तो मसल का एक मेमोरी होता है वो भूल जाएगा कि उसको काम भी करना है। तो आप एक महीना तक अगर आप काम ना करो तो अल्टीमेटली आप एक महीना बाद अगर आप करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज नोन एज डिसयूज एट्रोफी, ठीक है। अब ये डिसयूज एट्रोफी आपको मिलेगा कहाँ? अगर आप सेकेंड ईयर में, अगर आपको याद हो तो पैथोलॉजी में आपको ये सारे टर्म्स मिलते हैं, उसमें सेल इंजरी करके एक टॉपिक है। हालांकि मैं अभी पढ़ाने नहीं वाला सेल इंजरी, बट सेल इंजरी में तीन चीजें होती हैं, एक होता है रिवर्सिबल इंजरी, ठीक है, एक होता है इरिवर्सिबल इंजरी, और एक होता है आपका एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन में ही ढेर सारा आ जाता है, एट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया। तो एट्रॉफी में क्या होता है कि जो पैरेन्काइमल सेल्स जो होता है उसका नंबर जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। चलो खैर वो तो बिल्कुल पैथोलॉजी वाला पार्ट हो गया, उसको हटा देते हैं अभी हम। तो मसल गोज इनटू डिसयूज एट्रोफी, डिसयूज मतलब कि वो यूज में नहीं आ रहा है मसल। So in this case, person may not be able to respond with either the appropriate amount of force to counteract an opposing force or with the necessary speed to maintain stability। अब मान लेते हैं एक केस लेते हैं हम लोग, एल्डरली पर्सन का है एक केस, और उसमें डिसयूज एट्रोफी हो गया है, हाथ में डिसयूज एट्रोफी हो गया है, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एल्बो में डिसयूज एट्रोफी हुआ है तो एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एल्बो का अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ना कि उसको जितना तेजी से जितना फोर्स लगाना चाहिए, अब जैसे कि वो गिर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा? हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा, राइट, कहीं पे एक पकड़ेगा ताकि वो गिरे ना। बट ऑब्वियस ही बात है कि वो डिसयूज एट्रोफी में उसका मसल चला गया है, तो वो उतना अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फोर्स, वो फोर्स भी नहीं लगा पाएगा, साथ ही साथ वो स्पीड भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो जिसके कारण स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगा उससे और वो गिर जाएगा, एंड दैट वुड बी एन abnormal posture, राइट। चलो, so in this case person may not be able to respond, पहली चीज, with either the appropriate amount of force, पहला चीज, दूसरा, और with the necessary speed to maintain the stability, ठीक है। and this force and speed, ठीक है, दो चीजें आ गई, ये फोर्स और एक हो गया स्पीड, ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। अगर आप मसल की बात करें तो मसल में फोर्स भी होना चाहिए और मसल में स्पीड भी होना चाहिए, तभी आप एक अपोजिंग फोर्स को रोक सकेंगे, राइट। अगर मैं जोर से आपको मुक्का मारने की कोशिश करूं तो आपका मसल में स्पीड भी होना चाहिए और फोर्स भी होना चाहिए, तभी आप मेरे मुक्के को रोक पाइएगा। इट्स जस्ट अ कॉमन एग्जांपल, राइट। चलो,
दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल, इन पर्सन विद सम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। मान लेते हैं किसी भी तरह का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गया किसी एक पर्सन को, तो उसमें क्या होगा, एगोनिस्ट मसल और एंटागोनिस्ट मसल ये दोनों रिस्पॉन्ड करेगा एट द सेम टाइम। ठीक है, अब देखो नॉर्मल में क्या होता है, मान लेते हैं दिस इज एल्बो, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट ये नीचे का पार्ट, ये हो गया एल्बो जॉइंट, और ये हो गया आपका जीएच यानी ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। ये आपका आगे की तरफ होता है बाइसेप, ठीक है, पीछे की तरफ होता है आपका ट्राइसेप। अब जब भी आप एल्बो को फ्लेक्स करते हो, एल्बो को अगर आप फ्लेक्स करोगे तो बाइसेप जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कंसेंट्रिकली, ठीक है, और ट्राइसेप जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इसेंट्रिकली, राइट। अब देखो यहां पे एक कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो बाइसेप का लेंथ छोटा हो रहा है और ट्राइसेप का लेंथ बड़ा हो रहा है। सो दैट मीन्स कि एक जो है वो एंटागोनिस्ट है और दूसरा एगोनिस्ट है, यानी कि एक सपोर्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है मूवमेंट को, और एक अपोज कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बाइसेप और ट्राइसेप दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होने लगे कंसेंट्रिकली या दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होने लगे इसेंट्रिकली तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, राइट। फॉर अ मूवमेंट, अगर आपको मूवमेंट करना है टू इट्स कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, एक मसल को इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और दूसरा मसल को कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड, एक मसल को छोटा होना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट वाले मसल को लंबा होना पड़ेगा, इलोंगेट करना होना पड़ेगा, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि दोनों मसल एक साथ ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, अब वो रिस्पॉन्ड चाहे वो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है चाहे वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट, बट अगर वो दोनों एक साथ ही रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो इफेक्टिवनेस है, मसल का जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो in patient with someone neuromuscular disorder, both agonist and antagonist may respond at the same time, thus reducing the effectiveness of the response, right। चलो, तो ये तो हुआ हमारा एब्सेंट या फिर ऑल्टर्ड इनपुट और आउटपुट ऑफ सीएनएस। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे मसल सिनर्जीज के बारे में। अब देखो मसल सिनर्जीज ना थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, राइट। और इस वीडियो को जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, देन आई एक्चुअली रिकमेंड यू कि आप कॉपी पेन ले करके बैठो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको अगर आप नोट डाउन करते हुए चलोगे मेरे साथ साथ, तो आपको याद करने में भी बहुत हेल्प मिलेगा, साथ ही साथ आपका एक नोट्स भी बनता चला जाएगा और साथ ही साथ आपको चीजें आसान हो जाएगी, समझ में जल्दी आएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मसल सिनर्जीज के बारे में। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।